बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है मुद्दे की चर्चा का। लोकसभा चुनाव 2024 अब अपने अंतिम दौर में आ गया है। 7वें और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को है। इसके बाद बारी आएगी नतीजों की, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 4 जून को 543 में से 500 आपको बता दें कि 42 लोकसभा सीटों के परिणाम घोषित किए जाएंगे। गुजरात की सूरत सीट पर भाजपा पहले ही निर्विरोध जीत कर चुकी है। नतीजे के दिन लोगों की नजरें उन उम्मीदवारों पर भी होंगी जो बड़ी जीत दर्ज करेंगे। इसके अलावा ये भी देखना होगा कि कहां कम अंतर से उम्मीदवार जीते हैं। बात कर ले 2019 की, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सबसे ज्यादा 303 सीटें जीती थी। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को महज 52 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। इनमें से कुछ ऐसे भी उम्मीदवार थे जो 1000 वोटों के अंतर से जीतने में कामयाब थे। वहीं पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में कुल 27 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 14 पर 25 मई को मतदान हो चुके हैं। बाकी बची 13 सीटों पर 1 जून को मतदाता अपना फैसला सुनाएंगे। कुर्मी समाज को भाजपा अपने साथ मानती रही है और बता दें कि पिछले चुनाव में ये समाज पार्टी के साथ भी दिखा। 1 जून को आखिरी चरण में मतदान होंगे, जहां पर महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में चुनाव होना है। इन सीटों पर भी मतदाता मुद्दों की चर्चा तो कर रहे हैं, पर वोट देने का आधार पूछने पर यही कहते हैं कि जिधर भी उनकी बिरादरी के सब लोग जाएंगे उधर ही उनका रुख होगा। वो मुद्दों के बजाय ब्राह्मण, ठाकुर, कुर्मी, निषाद आदि जाति पहचान में ही बट रहे हैं और यही दिखाई भी दे रहा है। इसी मुद्दे को लेकर के आज हमारे साथ मुद्दे की चर्चा के लिए बीजेपी से राजीव मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। इनके साथ ही हमारे साथ खास मेहमान कांग्रेस से यामीन कादिर जी भी हैं। सपा से राघव दत्त जी का भी स्वागत करती हूं मैं, और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट सुनील त्रिपाठी जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं राजीव जी आपसे कि कितनी सच्चाई है इस बात पर कि मुद्दों से भटक करके जिस तरीके से जातियों के बेसिस पे वोट्स को बांटा जा रहा है, और जनता भी कहीं ना कहीं यही कह रही है कि जहां भी वोट्स जाएंगे, जहां उनकी बिरादरी जाएगी, रुख उसी का करेंगे। राजीव जी। देखिए, हमने तो किसी विशेष बिरादरी की बात ही नहीं की है। हम तो जनता के समक्ष जा रहे हैं, अपने जो लोक नीतियां हैं उनका हम चर्चा करते हैं। जो हमने इस 10 सालों में विकास किया उसकी बातें करते हैं। जाति बिरादरियों की बात जहां तक है, हम किसी जाति बिरादरी में उलझ कर ना होकर बल्कि देश की बातें करते हैं। हम 145 करोड़ जो जनता है उसकी बातें करते हैं। इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, धर्म संप्रदाय विशेष को नहीं मानती। वह तो देश के विकास को मानती है और इसी मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। शुरू से ही हम कह रहे हैं कि हमारा किसी वर्ग, जाति, संप्रदाय विशेष से लड़ाई है ही नहीं। हमारी लड़ाई देश विरोधी ताकतों से है जो बांटने का काम करते हैं, विचारधारा जो है उनमें बिखराव करते हैं। तो हम तो चुनाव जनता के साथ लड़ रहे हैं और जनता ने इन चरणों में ही अपना फैसला सुना दिया है रत्ना जी। और जो प्रधानमंत्री का संकल्प है हमारे कि अपनी बार 400 पार, हम उसके आगे ही जा रहे हैं। ठीक है राजीव जी, इसी पर हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं यामीन जी से। यामीन जी, आपको हमारी आवाज आ रही है तो इस पर जवाब दीजिएगा। जी। हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय हैं, उन्होंने कहा कि हम जाति विशेष की या उसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन चुनाव अच्छा चल रहा था। ये तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से ही जाति विशेष, मंगलसूत्र, शमशान घाट, गौकशी, ये सारे मुद्दे मुसलमान निकल कर आए। मंदिर, मस्जिद, चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने, मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। शीर्ष नेतृत्व ने जो है इनको ना मान करके मुद्दों की बात, अपनी 10 साल की उपलब्धियां नहीं बताई जनता के बीच में, बल्कि वो जो है चुनाव को इधर उधर घुमाने में लगे रहे। हम कह सकते हैं कि 2024 का चुनाव जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाएगा और जनता जो है अब झूठे वादों पर ना वोट करके अब वो करेगी कि जो उसकी महंगाई कम करे, जो उसकी शिक्षा की बात करे, जो रोजगार की बात करेगा, जो स्वास्थ्य की बात करेगा, जो इस देश की बात करेगा। जाति, धर्म और आरक्षण की बात ना करके हम जो है देश के विकास में और इंसान की जो कमियां
मजबूरियां हैं उनको दूर करने का काम करेगा और कंधे से कंधा मिलाकर सरकार जो गांव से लेकर शहर तक काम करेगी उसको मतदान होगा। इंडिया गठबंधन को इसीलिए वोट पड़ रहा है। मैं कह सकता हूं दावे से कि इंडिया गठबंधन को जो वोट पड़ रहा है वो ऐसा देखने को मिल रहा है कि सत्ता परिवर्तन की लहर चल रही है। ठीक है यामीन जी, मेरा अगला सवाल सुनील जी से है कि सुनील जी, जिस तरीके से बार बार जाति को लेकर के ये बोला जाता है कि धर्म के नाम पर पहले तो वोट मांगे जाते हैं और अब कहीं ना कहीं जनता भी एक तरीके से उससे इन्फ्लुएंस हो चुकी है सुनील जी, और अभी जनता का भी कहीं ना कहीं ये रुख है कि वो कहीं ना कहीं मुद्दों से भी भटक रही है और वो ये देख रही है कि जो मेजोरिटी जो उनकी जाति है वो किसे वोट कर रही है और उसी के बेसिस पे वो भी अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनील जी देखिए रत्ना जी, जाति समीकरण के आधार पर हर राजनीतिक दल प्रत्याशी चयनित करता है जी। जातीयता के आधार पर बहुजन समाज पार्टी का भी गठन हुआ, आपने देखा, और जातीयता के आधार पर समाजवादी पार्टी का भी गठन हुआ था। दोनों पार्टियों ने देख लिया कि इस देश में जाति और धर्म की राजनीति करके आप राजनीति में एक बार सफल होते हैं, 2 बार सफल होते हैं, कोई राजनीतिक दल हो, लेकिन बार बार जाति और धर्म पे राजनीति करके सफल बहुत दिन तक नहीं होता है। बहुजन समाज पार्टी भी जातीयता पे ही सत्ता में आई, कितने दिन टिक सकी आपने भी देखा, हम भी देख रहे हैं। तो अब जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो, मेरा अपना आकलन है कि जातीयता के साथ नहीं, सुरक्षा के साथ, विकास के साथ और जो भविष्य संवारने की बात करता है उसके साथ जा रहा है। हाँ, ये आपकी बात को मैं खंडित भी नहीं कर सकता हूं कि कुछ ऐसे परसेंटेज लोग हैं जो जातीयता के चक्कर में अपने जात के लोगों का समर्थन करके सत्ता तक पहुंचा देते हैं। लेकिन मैं बड़ा निवेदन साथ करना चाहूंगा कि बड़ी मछली छोटी मछली खाती है। जातीयता कब तक चलती है? जब तक नेता उस कुर्सी तक नहीं पहुंच जाता है। उसके बाद कुछ परसेंट ऐसे लोग हैं जो अपने वर्ग का ध्यान देते हैं, बाकी लोग अपने वर्ग का ध्यान ही देना बंद कर देते हैं। तो पूर्वांचल में जो सीटें बची हैं जिन पे चुनाव होना है, वहां पूर्ण रूप से नहीं कहा जाता है कि जातीयता के आधार पर चुनाव होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के नाम पर ही सत्ता में आई और राष्ट्रवाद का नारा आज भी दे रही है। ठीक है, तो जो राष्ट्रवाद से प्रभावित है वो भारतीय जनता पार्टी के में जाएंगे, और जो जाति जनगणना या अन्य चीजों को लेकर प्रभावित है वो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी जाएंगे। और हमारे जो मित्र भी कह रहे थे कि 400 पार, मैं बड़ा निवेदन साथ कह रहा हूं, बहुत छोटा पत्रकार हूं, 400 पार तो आप नहीं होंगे, लेकिन यह है कि हो सकता है सरकार आपकी बन जाए। जिस तरह से मैं चुनाव देख रहा हूं, 6 चरण देखा हूं, इस बार वोटर इतना साइलेंट है रत्ना जी कि अच्छे एनालिसिस करने वाले लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं कि वोट किसके पक्ष में जा रहा है। और अंतिम निर्णायक दौर है, निर्णय तो हो चुका है ईवीएम की मशीन में, भविष्य बंद हो चुका है राजनीतिकों का, थोड़ा सा बचा है, वो 1 तारीख को बंद हो जाएगा, 4 को रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट भी चौंकाने वाला होगा इस बार, आप देख लीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी आपके चैनल पर, जो आकलन लोग कर रहे हैं जी के द्वारा एक अंतर जनपदीय। जी सुनील जी, राजीव जी कैसे आप जी राजीव जी, इसी पर एक सवाल मेरा ये भी है कि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि काफी ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं और चीजें स्पष्ट नहीं हैं, कौन सा वोट है, किसकी तरफ वोट किया जा रहा है और किसकी तरफ नहीं, क्योंकि जो वादे किए जा रहे हैं, जो बातें जनता के बीच लाई जा रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जनता के ऊपर उसका असर तो हो रहा है, लेकिन जनता इस वक्त साइलेंट है और उसे कहीं ना कहीं पता है कि उसे किसे जिताना है। और जिस तरीके से जब चुनाव भी शुरू हुई थी राजीव जी, तो चुनाव के शुरू होने से पहले हमने देखा था कि एक तरफ से बीजेपी में अलग लेवल का जो कॉन्फिडेंस का लेवल था वो देखा गया था, लेकिन जैसे जैसे हर चरण के चुनाव होते गए वैसे वैसे पहले कहा जाता था कि एक तरफा चुनाव है, लेकिन बाद में वो बैलेंस देखने को मिला। जिस तरीके से विपक्ष रैलियां करता है, जिस तरीके से विपक्ष सामने आता है और तमाम रैलियां कर रहा है, अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा डगमगा सा गया। राजीव जी, रत्ना जी, बड़े भाई सुनील जी ये बता रहे थे कि मतदाता बड़ा साइलेंस है। इतिहास गवाह रहा है भारतीय चुनावों का कि जितनी बार मतदाता साइलेंस रहा है, उन्होंने अपने वोट के साथ इतिहास रचा है। और इस बार तो चूंकि लड़ाई थी ही नहीं, ये निश्चित रूप से आकलन करने के बाद सुनील जी भी जानते होंगे कि इस बार कहीं चुनावों में विपक्ष था ही नहीं। तो
मतदाता ने साइलेंट रूप से ही यह फैसला दिया है और ईवीएम में मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री का पुनः प्रधानमंत्री बनना तय हो चुका है। दूसरी बात ये बता दूं, जातीय बात हो रही थी, पहले परिवारवाद से ऊपर है तब जाति की बात हो। इस समाजवादी पार्टी में परिवार के कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं और जो जिन आप रैलियों की बात कर रही थी वो ताबड़तोड़ रैलियां परिवार की जो मर्यादा इज्जत बची है पिछली बार में, हालांकि वो भी टूट गया था, उसको बचाने के लिए हुई है। कांग्रेस के साथ गठबंधन करना इनकी इसलिए भी मजबूरी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि परिवार का ही सुपड़ा साफ हो जाए, और मैं मान के चलता हूं कि शायद इस बार वो भी नहीं बचेगा। तो जातीय समीकरण सिर्फ एक विशेष जाति फिर सिर्फ एक संप्रदाय के साथ होकर चुनाव नहीं जीते जाते। चुनाव जीतने के लिए मंत्र हमारे प्रधानमंत्री देते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये मंत्र होना चाहिए। हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता, इसीलिए धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। यहाँ किसी जाति बहुल या धर्म संप्रदाय बहुल की बातें नहीं की जाती। यहाँ बात सर्वप्रथम भारत की होती है, एक राष्ट्र नेक राष्ट्र की बातें होती है, और ऐसी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। इतिहास गवाह है, कभी इसने देश विरोधी ताकतों के लिए अपने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, चाहे वो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी हो या हमारे इस समय के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी हो। ठीक है राजीव जी। यामीन जी, ये बार बार कह रहे हैं कि जिस तरीके से रैलियां की जा रही हैं और एक बार फिर से इन्होंने परिवारवाद का मुद्दा उठाया है, तो क्या लगता है कि ये बार बार जो परिवारवाद के मुद्दे पर हमेशा घेरा जाता है, खासकर जो इंडी गठबंधन में है, जो पार्टियां हैं, सपा है, कांग्रेस है, तो क्या लगता है कि इसको लेकर के जो बार बार मुद्दा बनाया जाता है ये कितना वोट पे प्रभावित करेगा? क्योंकि बार बार परिवारवाद को देखा जाता है कि परिवार है, इस वजह से अब इनकी मर्यादा को बनाए रखने के लिए तमाम तरीके की चीजें की जा रही हैं। यामीन जी देखिएगा, इनके जो दिल में होता है वो जबान पे आ जाता है, छुपाने का बहुत प्रयास करते हैं। जातिवाद की आज बात कर रहे हैं, सबको साथ सबका विकास, ये बात कर रहे हैं, ये इनके दिल से नहीं निकल रही। ये 7वां अंतिम चरण अपने पक्ष में करने के लिए इनकी जबान पर है। आखिर में बोलते बोलते प्रवक्ता महोदय के मुंह से निकल ही गया परिवारवाद। अरे परिवारवाद कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है? अरे परिवारवाद अमित शाह जी ने अपने बेटे को जो चेयरमैन बना के डाला, अरे अपने बेटे को बनाए हुए हैं, बीच में ना बोले। राजनाथ सिंह मिनिस्टर बना के बैठे हैं, लालजी टंडन जो है मिनिस्टर बना के बैठे हुए हैं, अनुराग ठाकुर किनके बेटे थे? खत्म हो गए भाई साहब। अरे हर चाहता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, वकील का बेटा वकील बने। टंडन जी खत्म हो चुके हैं, उर्मी गोपाल टंडन खत्म हो चुके हैं। परिवारवाद करते करते आपने ये आरोप लगाते रहे कांग्रेस पे कि अध्यक्ष परिवारवाद का होगा। कांग्रेस ने कई अध्यक्ष जो है परिवार से नहीं दिए, आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी बैठे हुए हैं, वो परिवारवाद नहीं है। हमारे यहाँ बता दें, सबका साथ सबका विकास पे बात ये करने वाले लोग झूठे हैं, जुमले हैं, जनता को प्रभावित करना चाहते हैं। ये जरा सी देर इनसे बहस करा दीजिएगा, अभी बहस अच्छी कर रहे थे ये प्रवक्ता महोदय जो भी थे पहले, लेकिन ये अब फिसल गए। फिर ये वहीं आ जाएंगे लौट करके, हिंदू मुसलमान शमशान घाट मंदिर मस्जिद, ये बात नहीं करेंगे कि 15 करोड़ का क्या हुआ, ये बात नहीं करेंगे नोटबंदी का क्या हुआ, ये बात नहीं करेंगे कोरोना काल में क्या हुआ, ये बात नहीं करेंगे महंगाई का क्या आलम है, ये बात नहीं करेंगे पुलवामा में किस तरीके से देश शहीद हुए आज 5 साल में, उसकी जांच नहीं हो सकी और दोषियों को सजा नहीं मिल सकी। 400 सीट का पता लगा के ला सकते हैं जो कि आ रही हैं, पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया ये पता लगा के नहीं ला सकते। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, ये अभी थोड़ी देर में ही इस डिबेट को बिल्कुल हिंदू मुस्लिम कर देंगे। हम 7वें चरण में मतदान जो होने जा रहा है वो बिल्कुल इंडिया गठबंधन के पक्ष में होने जा रहा है, और हम हर आदमी हर राजनीतिक दल अपनी पार्टी की मजबूती के लिए हर प्रयास को करता है। ये 38 दल मिलकर एनडीए लड़ रहे हैं, अगर हम 26 दल मिलकर इंडिया गठबंधन लड़ रहे हैं तो कोई बात हम गलत कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं। अगर ये इतने ही मजबूत थे तो फिर ये भ्रष्टाचारियों को महाराष्ट्र के अंदर और देश के अंदर क्यों बीजेपी में लेकर चुनाव लड़ा रहे थे? बीजेपी के जमीनी लोग थे, कार्यकर्ता थे, मंत्रियों की बेटियां थी, उनके टिकट काट कर दल बदलुओं को भ्रष्टाचारियों को टिकट दे रहे हैं। ये अगर इतने ही ये आश्वस्त थे कि हमारी सरकार आ रही है तो फिर काय के लिए नीतीश कुमार जी को ले गए, तो सुशील कुमार मोदी जी की भेंट चढ़ गया और वो आज स्वर्गवास हो गए। मैं ये कह रहा हूं
ये चुनाव होने दीजिए, इनका चेहरा सामने आ जाएगा, ये हिंदू मुस्लिम को ही ला देंगे अगर 10 मिनट आपने इनसे बहस कर ली। ठीक है यामीन जी। राजीव जी, मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगी, लेकिन इससे पहले हम राघव जी से पूछना चाहेंगे कि इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। राघव जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी राघव जी, सवाल यही है कि जैसा कि सभी को पता है कि अब अंतिम चरण के दौर में हम लोग पहुंच चुके हैं और 1 तारीख को 7वें चरण में आखिरी मतदान होने हैं और जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है और ऐसे में ये बार बार कहा जा रहा है कि जो सत्ता पक्ष है वो कहीं ना कहीं जनता को बस धर्म के नाम पे वोट्स बटोर रही है और कहीं ना कहीं इसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। राघव जी, देखिए सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो सत्ता पक्ष इस समय बहुत भ्रमित है। सत्ता पक्ष इसलिए और भ्रमित है क्योंकि सत्ता पक्ष को अपनी हार जो है वो अब आखिरी चरण में पूर्णतः 100% उन्हें दिखने जा रही है, क्योंकि जो पिछले चरण हुए उन सब में बहुत वो बुरी तरीके से डिफीट खाए इंडिया गठबंधन से, तो उन्हें अपने अंतिम चरण में भी हार का एहसास हो रहा है और इस एहसास के कारण वो बहुत परेशान है। आप देखेंगे उनके प्रधान सेवक मंगलसूत्र की बातें मंच से करते हैं, उनके प्रधान सेवक जो मतलब प्रधानमंत्री जैसे बड़े दायित्व पर होने के बाद हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, वो विकास की बात क्यों नहीं करते? वो देश में कुछ स्ट्रक्चर की बात क्यों नहीं करते? वो देश में कुछ ऐसी चीजों की बात क्यों नहीं करते जो उन्होंने अमेरिका चाइना से बढ़ के किया हो? वो देश में एक माहौल खराब करने वाली, एक लोकतंत्र को पराजित करने वाली, एक युद्ध की, एक हिंदुस्तान पाकिस्तान, इस तरीके की बातों को करके क्या साबित करना चाह रहे हैं, ये मैं आज दिन तक नहीं समझ पा रहा हूं। अगर उन्होंने कुछ विकास किया होता तो वो विकास की बात करते। हाँ, मैं ये कहता उन्होंने विकास किया है तो केवल और केवल दूसरों के दिलों में एक जहर घोलने का विकास उन्होंने किया है। उन्होंने विकास किया है तो जो ये सरकार आई थी, गौ, गंगा, गीता और गायत्री, इन चारों चीजों में से अगर कोई भी चीज सुरक्षित हो तो आप मुझे बताइए। कोई चीज सुरक्षित नहीं है। आप देखेंगे गाय सबसे ज्यादा आवारा पशुओं में घूम रही है, गाय, और घूमने के साथ साथ वो हमारे इस देश के जो हमारी मजबूती है किसान, उस किसान का सबसे ज्यादा नुकसान कर रही है। ये सरकार गायों के मुद्दे में फेल होती नजर आई। हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद हम सरकार 6 महीने में उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर देगी। या और भी प्रवक्ता महोदय बैठे, मैं सबसे पूछना चाहता हूं क्या किसी की गली भी गड्ढा मुक्त हो पाई है? प्रदेश की तो बात छोड़ दीजिए, आप पूरा प्रदेश गड्ढा मुक्त नहीं कर पाए। आप बताते हो कि हम विकसित और विकासशील बनाने के और अग्रसर हैं, और चिंता मत कीजिए, जब सरकार जाएगी तो बहुत सी चीजें खुलेंगी। ये भी खुलेगा कि जनता को नोटबंदी के नाम पर कैसे लूटा गया, ये भी खुलेगा कि इस लोकतंत्र को खत्म करने के लिए क्या क्या स्थितियां इस देश में पैदा की गई। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी एक जनता के मतलब कहना चाहिए तो जनता के एक निचले व्यक्ति से लेके और किसी भी सामान्य व्यक्ति का कभी भला नहीं सोचा। उन्होंने जो भी किया अपने लिए किया, अपनी पार्टी के लिए किया, अपनी पार्टी के कुछ लोगों को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए किया। आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी इस समय व्यापारियों के कहीं ना कहीं दूसरे नंबर की पार्टी बनती चली जा रही है। बड़े बड़े व्यापारी जो है व्यापारीकृत पार्टी हो गई है। गरीब मजदूर असहाय की ये पार्टी नहीं रह गई है, ये किसी कमजोर वर्ग की पार्टी नहीं रह गई है, ये पार्टी हो गई है बहुत बड़े बड़े धंधा सेठों की। जो धंधा सेठ इस देश का रुपया ले जाके विदेशों में भाग जाते हैं, ये उन लोगों की भारतीय जनता पार्टी हो गई है। तो ये हार जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधान सेवक आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी को भी उनकी हार दिख रही है। और आप देखिए इंडिया गठबंधन एक बहुत ही बहुमत के साथ इस देश में आएगा और जनता के हक के लिए अपनी आवाज को बुलंद करता हुआ जनता के लिए कार्य करेगा। ठीक है राघव जी, इसी पे हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं राजीव जी से, वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं काफी देर से। राजीव जी, आपने यामीन जी और राघव जी दोनों की बातें सुनी और जिस तरीके से वो बार बार कह रहे हैं जी, विकास के मुद्दों को लेकर बार बार बातें कही जा रही है कि उनके पास विकास के मुद्दे नहीं है। रत्ना जी, बड़ा अच्छा लगा राघव जी के मुंह से ये सुनकर कि प्रधान सेवक जी आखिर उन्होंने आत्मसात कर ही लिया कि देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा सेवक है इस जनता का। आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अंततः सच्चाई आपके मनोयोग में जा रही है। ईश्वर हमेशा आपकी मदद करे। आप भ्रमित भाई हैं, हमारे मुख्य विचारधारा में शामिल हो। दूसरी चीज मैं बताऊंगा, ये लोग बात करते हैं पुलवामा की।
रत्ना जी, इस प्रश्न को सुन के मैं कभी आश्चर्यचकित नहीं होता। इसलिए भी नहीं होता कि ये लोग वो लोग होते हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं। ये लोग वो होते हैं जो 370 के खत्म होने पर खून की नदियां बहने की बात करते हैं। ये लोग वो होते हैं जो कश्मीर में युवाओं को भटकाने का और बरगलाने का काम करते हैं। तो मुझे कहीं से भी ये संदेह नहीं होता कि इनको पूरी जिंदगी भर ये विश्वास नहीं होगा कि जो इनके अलावा जो देश पे शासन करने वाली पार्टियां होंगी वो ईमानदार होंगी, क्योंकि ये लोग दिमाग में मान के ही चले हैं कि हमको विरोधी करना है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि जब राष्ट्र की बात आती है वहां भी ये अलग थलग नजर आते हैं। हमारे यास्मीन साहब ने कहा अभी कि चाइना की बात, कभी पाकिस्तान की भी बात कर लेगा अगर ये श्रीमान। मैं देश को पाकिस्तान, हिंदुस्तान और चाइना की तरफ नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन आप ही ये समीकरण लेके आए। तो श्रीमान जी, मैं ये चाहूंगा कभी आप पाकिस्तान की बात क्यों नहीं करते? आज पीओके में जैसे हालात हैं, आज पाकिस्तान में हिंदुओं के जो हालात हैं, कभी उस पर आप बयान क्यों नहीं देते? हमने मुसलमानों का संरक्षण करने का काम किया है। आज हमारी जो मुस्लिम आबादी है, हम चाहते हैं कि साथ साथ हमारे कदमों से कदम मिला के चले। हम उनको सारी चीजों में समान भागीदारी देती हैं। हमने कभी उनको दमन का कार्य नहीं किया है। रही बात विकास की, आज देश में बनते नए हाईवे, नए लगते कारखाने, देश की कोने कोने में पहुंचते जीवन यापन के जरियों की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, आपकी सरकार ने रोक रखा था। क्यों रोक रखा था बताएंगे? इसलिए कि देश का युवा भटका रहेगा तो उसके साथ आप राजनीति कर सकेंगे। लेकिन हम वो ऐसी योजनाएं ला रहे हैं, हम वो कल कारखाने ला रहे हैं, हम नई नई नौकरियों का इसलिए भी सृजन कर रहे हैं जहां से इस युवा आबादी का कल्याण हो, इस देश का कल्याण हो। आज देश नई नई तकनीकों में आगे जा रहा है, ऐसे नहीं जा रहा है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री उनको उतना सपोर्ट करते हैं। आज हमारी महिलाएं बहन जो है, राजीव जी, आपने अभी नौकरियों की बात की कि युवाओं के लिए नौकरियां भी दे रहे हैं, तो फिर से एक सवाल यही है कि पेपर लीक्स को लेकर के, यूपीपी के पेपर लीक हुए, नीट के पेपर लीक हुए हैं, कांस्टेबल के पेपर लीक हुए, तमाम पेपर लीक हुए हैं, तो क्या सिर्फ भर्ती निकालना, वैकेंसीज निकालना ही इनफ होता है? रत्ना जी, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मैं रत्ना जी उसका जवाब दे रहा हूँ। पहले की जो शासन थी, जो सरकारें थी, वो नौकरियां बेचा करती थी। पेपर लीक होता था, कोई जानता नहीं था। आज उन लोगों के पेट में ही गुबार फूल रहा है और कैसे लीक कराया जाए, क्या किया जाए। हमारी सरकार ने कभी नौकरी बेचने का धंधा नहीं किया। हमारी सरकार ने नौकरियों को ठेकेदारी नहीं समझा है। तुरंत हमने कार्रवाई किया, सुनिश्चित किया और पुनः पेपर कराने की उस दिन से ही तैयारी कर लिया कि युवाओं के साथ कोई छल ना हो, धोखा ना हो। ये लोग तो नौकरियां बेचा करते थे, ठेकेदारी हुआ करती थी, इनके प्रत्येक सांसद विधायक को कोटे दिए जाते थे और पहले से ही वसूली हो जाती थी सीटों की। जी, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। यामीन जी, इन्होंने बहुत बड़ा ये एलिगेशन लगाया है कि इनकी सरकारों में ये ठेकेदारी का काम नहीं होता है, नौकरियों को बेचने का काम नहीं किया जाता है। ये आपकी सरकार में हुआ करता था। यामीन जी, देखिए मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी अभी, और वहां पर एक भर्ती निकली मध्य प्रदेश से। शिवराज सिंह चौहान शायद हमारे ही हैं, प्रवक्ता महोदय के अनुसार बात बहुत अच्छी कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं सामने वाले को, लेकिन कहीं कहीं भटकते हैं। जवाब देना मेरा कर्तव्य। अभी एक भर्ती निकली थी लेखपाल की, उसमें विधायकों और सांसदों के लोग, जब परिवार के लोग और मिलने जुलने वाले भर्ती हो गए, तो जब विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया और धरने प्रदर्शन हुए, तो उस भर्ती को जो है रद्द करना पड़ा। एक व्यापम घोटाला हुआ था नौकरियों के अंदर शिवराज सिंह चौहान को, जो केंद्र तक गया था। वो भी एक, शायद वो हमारी सरकार हो, शायद शिवराज सिंह चौहान हमारे ही मुख्यमंत्री हों। तो ये 2 महीने मध्य प्रदेश से गिनाए। पेपर लीक का जहां तक सवाल है, मैं ये कहता हूं कि बिल्डोजर बाबा जो है, माननीय योगी जी जो हैं, वो कार्रवाई करते हैं। ये तो बहुत बड़ा अपराध था। मेरी माँ बहन, हमने, भाइयों ने, सबने बड़ी मेहनत के साथ तैयारी की और परीक्षाएं दी, घर बार छोड़ के, सड़कों पर सो करके, और फिर जो है पेपर लीक में वो रद्द हो गई। अरे तो उनके घर बिल्डोजर जाने चाहिए थे।
ये तो देश के साथ अपराध किया जा रहा था। ये मैंने उनकी उन 2 बातों का दिया कि हम जो ठेके लेते थे, हम ठेके नहीं लेते थे, हम भर्ती योग्यता के आधार पर करते थे। अगर ऐसा होता तो आज आप निकाल के ले आते कि कांग्रेस के मिनिस्टर का लड़का डीएम है, कि कांग्रेस के मिनिस्टर का लड़का या विधायक का लड़का या सांसद का लड़का लेखपाल है, आप ले लेकर आते हैं, डॉक्टरियों में लाते हैं, या जो है जूडिशरी में कहीं ना कहीं ले लेकर आप लाते। क्योंकि आपका समय जो है, आपने 5 साल जनता से मांगे थे, 60 महीने मांगे थे, जनता ने आपको 5 साल दिए, 60 दिन मांगे थे आपने, आपको जनता ने 5 साल दिए। 5 साल देने के बाद 5 साल और दिए कि शायद विकास की गंगा फिर बहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि एक मेरे ऊपर आरोप लगा पड़ोसी मुल्क दुश्मन, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। मैं इसलिए नहीं बात करूंगा क्योंकि हमारे प्रसिद्ध नेता विश्व के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कारगिल के अंदर उनको मुंह की खिलाई थी और आगरा में आकर मुजफ्फर को मजबूर कर दिया कि आगरा आ जाइए और आगरा की मोहब्बत की नगरी में वार्ता करेंगे। और जब उनकी वार्ता नहीं बनी किसी भी बात को लेके, कश्मीर हो या पीओके हो लेकर के, तो मुशर्रफ को वहीं से जो है पाकिस्तान भेजने का काम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। हमारे ऐसे नेता जो सदन की शान थे, जिनको इंदिरा जी, अगर इन्हें देखा कि सदन में आज अटल जी चुनाव हार गए हैं, तो अपने कांग्रेस के सांसद से कहा इस्तीफा दीजिए और वहां अटल जी चुनाव लड़ेंगे। अटल जी को सदन में लाकर कहा कि आज मुझे लग रहा है कि आज सदन की हर कुर्सी बोलेगी, अटल जी मौजूद हैं सदन के अंदर। तो इसलिए हम कह सकते हैं गर्व के साथ कि अटल जी हमारे नेता जो एक तरफा बात ना करके वो देश की बात किया करते थे। तो मैं बता दूं, हम पड़ोसी मुल्क दुश्मन की बात नहीं करते ना उसका अटल जी की सरकार, आपकी पार्टी ने 1 वोटों से गिराई थी, कैसे कह सकते हैं कि आपके वो और इसीलिए कांग्रेस ने कभी पड़ोसी मुल्क का नाम नहीं लिया होगा। आपको मुबारक हो, आपके नेताओं को मुबारक हो। ऐसे आदर्शवादी व्यक्ति, ऐसे अनुशासित व्यक्ति भारतीय राजनीति के साथ पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिराई थी। पूरे देश में आपको नकारा था उस हरकत के बाद। देशों के लिए काय रवानगी कराई गई, क्या वहां पाली जाएंगी? नहीं, वहां उनको काटा जाएगा। ये बिल्कुल सोशल मीडिया ही नहीं, टीवियों पर और अखबारों में वो 300 कंटेनर अडानी के आपके प्रिय मित्र के जो है बंदरगाह से गए, जो आपने बेच दिया है, देश की संपत्ति थी। कांग्रेस ने, किसी और सरकार ने, विपक्ष की सरकारों ने देश की संपत्ति को बेचा नहीं है, लेकिन आपने तो बहुत कुछ बेच दिया। बेचकर अगर आप देश में लगा रहे होते तो देश का सौंदर्यीकरण नजर आता। आप जैसे कहते हैं नहीं कि एक कमाऊ पूत होता है घर का, तो वो तो जो है झोपड़ी को भी महल बना देगा, और बिगड़ा हुआ पूत होता है तो महल को भी झोपड़ी तब्दील कर देगा। कि आपने देश की बहुत संपत्ति बेच दी है, इसलिए ये चुनाव जो है आप लंबी जवाब नहीं हो सकती। जी आप जवाब दे दीजिए, मैं आपसे सहमत। राजीव जी इसी पर जवाब देना चाह रहे थे यामिन जी, 1 मिनट। जी राजीव जी। इन्होंने हमारी पार्टी के संस्कारों की सबसे बड़ी धरोहर है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। आप उनको आदर्शवादी व्यक्ति मानते हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे प्रेरणा है, हमारे लिए आदर्श है। लेकिन मैं सवाल करना चाहूंगा कि ऐसे आदर्शवादी व्यक्ति, ऐसे अनुशासित व्यक्ति, ऐसे राजप्रिय व्यक्ति 1 वोट से आप सरकार गिरा देते हैं और आज उनको अपना आदर्श मानते हैं, तो ये समय का तकाजा नहीं है? बड़े भाई श्री सुनील जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये समय का तकाजा नहीं है कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के मरने के बाद जिनको आप आदर्शवादी व्यक्ति मानते हैं, और ऐसे ही व्यक्ति का जो कि जिसके लिए भी राष्ट्र प्रथम था, आप कहते हैं कि मेरे आदर्श है, क्या उस समय वो आदर्श नहीं थे? ऐसे महान विभूति का अपमान आपने नहीं किया? 1 वोट से सरकार गिराई गई। जी सुनील भाई जी, मैं आपसे ये जवाब चाहूंगा, आप इस पे जवाब दें। ये भी समझ रहे होंगे कि एक वोट सरकार गिराई गई थी। अमेरिका के दबाव के बावजूद भी जो दौर था हमारे देश का, आज तो हम काफी आगे उससे हैं, उसके बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हम जिस स्थिति में हैं अपने से संतुष्ट हैं और पोखरण परमाणु परीक्षण जरूर करूंगा। अमेरिका जो आज हमारा साथी बना हुआ है, इसने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था भारत के ऊपर। मैंने वो दौर भी देखा इस पत्रकारिता के जीवन में, लेकिन अटल बिहारी जी अपनी बात से कभी टले नहीं। देश जो राष्ट्रवाद की बात करते थे, वो अटल बिहारी जी के सामने देश पहले था, बाकी सब बाद में था। जी सुनील जी, मेरे पार्टी का तो ये पहला मूल मंत्र है कि हम राष्ट्र प्रथम के साथ चलते हैं। दूसरी बात यास्मीन जी, आप बात करते थे कि हमारे कितने नेताओं के लड़के डीएम है, एसपी हैं। अरे आपके सारे नेताओं के लड़के तो सांसद विधायक हैं। मुझसे सुनिए, मैं बता रहा हूँ, उनको डीएम बनने का आपने मौका कहा दिया। ऑक्सफोर्ड पढ़ के जाते हैं, भारत में राजनीति करते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पढ़ के जाते हैं और भारत में आके राजनीति करते हैं।
ऐसी जब योग्यताएं होती है तो योग्यताओं का एक क्षेत्र राजनीति नहीं होती है, योग्यताओं का क्षेत्र अलग अलग। मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने किसी तालीम में शिक्षा ली है तो वो मेरा किस लिए शिक्षा लेती है सुनील जी, ये मायने रखता है। अगर मेरा राजनीति करना ही शिक्षा है तो मैं तो देश में रह के एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस से अच्छी पीजी कर लूं या फिर पीएचडी कर लूं, लेकिन हम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाते हैं, मैनेजमेंट पढ़ के आते हैं और करते क्या है, देश में आके राजनीति करते हैं। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, क्षमताओं का सम्मान होना चाहिए, मैं उनकी पढ़ाई का भी सम्मान करता हूं, लेकिन जो आप बात कहते हैं कि कितने डीएम हैं, कितने एसपी हैं, कितने क्या हैं, अरे आपके पार्टी के जो जितने भी नेता उनके लड़के तो नेता ही बनते हैं। आपने तो परिवारवाद गांधी पीढ़ी 1947 से शुरू होते ही आज चल रही है। आज राहुल गांधी का पता ना परिवार होगा कि नहीं होगी, लेकिन प्रियंका गांधी का परिवार जो उनके बच्चे हैं धीरे धीरे कदम रखते जा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी के परिवार से चलता हुआ वो कारवां आज अखिलेश यादव की बेटी के प्रचार करने के साथ शुरू हो गया है। तो मैं क्या मान लूं, कैसे मान लूं कि उन्होंने प्रयास किया होगा डीएम बनने का और एसपी बनने का, जबकि उनका मूल मंत्री शुरू से है कि मुझे राजनीति। नहीं तो डीएम बड़ा होता है या सीएम बड़ा होता है भैया? कुछ लोग सीएम बनाते हैं, कुछ लोग डीएम बनाते हैं, तो डीएम बड़ा के सीएम बड़ा, ये बताइए जी। मेरे हिसाब से डीएम बड़ा है, सीएम बने, डीएम बड़ा है मेरे हिसाब से। देखिए लोकतंत्र में नौकरशाही जो होती है हमारे लिए हमेशा ही दिशा निर्देश देने का काम करती है, वो प्रबंधन संभालती है, जबकि जो भी आप लोकतंत्र के जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, व्यवस्थापिका, उसको आप व्यवस्थापिका कहिए, जी कार्यपालिका कहिए, ये तीन का न्यायपालिका यही है तीनों। लेकिन इन विपक्षी पार्टी जो ये इंडी गठबंधन बनाए, सबसे पहले तो इनको किसी भी सरकारी तंत्र पे भरोसा नहीं है। इनका कोई नेता भ्रष्टाचार में जेल जाता है तो ये कहते हैं कि ईडी की गलती है, सीबीआई की गलती है, सरकार की गलती है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं पाता तो कहते सुप्रीम कोर्ट भी गलत है। अरे आप यकीन करना तो सीखिए, देश के साथ होकर तो देखिए। लेकिन राजीव जी, यही तो विपक्ष भी कहता है ना कि अगर विपक्ष कोई सवाल उठाता है तो आप भी तो यही कहते हैं ना कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, तो ये अपने नैरेटिव सेट कर रहे हैं। राजीव जी आज पिछले वो भी तो एक्सेप्टेंस नहीं है ना। अगर विपक्ष एक सवाल उठाता है तो उसको आप नैरेटिव बता देते हैं, यही तो इनके नैरेटिव्स हैं, क्योंकि ये तो चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। रत्ना जी 2020 का जो साल था वो पूरे विश्व के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग ईयर रहा। वहां ये विपक्षी दल कहां थे? हमारे देश के प्रधानमंत्री निकल कर प्रबंधन करते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिनों रात बैठक करते, जबकि उनके पिता की मृत्यु होने के बावजूद भी वो शोकाकुल थोड़े जरूर है लेकिन प्रबंधन में जुट जाते हैं। विपक्षी पार्टियों के जो नेता है वो क्यों बिल में घुस के रह गए? एक सवाल तो इनसे पूछना चाहिए ना। जी सुनील जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए मैं काफी देर से वक्तव्य सुन रहा हूं, सत्ता पक्ष का, विपक्ष का। जी। भारतीय जनता पार्टी ने 53 आईएएस और आईपीएस इस समाज को दिए हैं। मुस्लिम वर्ग के आपने भी देखा होगा जो रिपोर्ट आई है इस बार, हमारी बच्चे 53 प्रशासनिक अधिकारी बने। और अगर मुसलमानों के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं किया तो बच्चे क्यों पढ़ के आज ब्यूरोक्रेट श्रेणी में आ गए हैं, क्यों आईएएस और आईपीएस प्रशासनिक अधिकारी बने? तो मैं इस बात का पुरजोर विरोध करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का विरोध नहीं कर रही है, और विरोध करती होती तो ऐसे पदों पे ये बच्चे हमारे न पहुंचते। हाँ जरूर है कहीं न कहीं कि जो देश के विरोध में काम करते हैं, वो चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो उनका सम्मान तो किसी भी राजनीतिक दल छोड़ दिए हमको आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो अपराधियों को पालती हैं और उन्हीं बल पर शासन करती है। जैसा कि इधर आप देख रही हैं कि थोड़ा सा दौर कम हुआ है रत्ना जी। इससे पूर्व में आप 15 साल पीछे जाइए कि उत्तर प्रदेश के लगभग सारी सरकारों में, चाहे वो भाजपा सरकार रही हो, चाहे सपा सरकार रही हो, चाहे बसपा सरकार रही हो, जो शीर्ष नेतृत्व होता था वो माफियाओं के हाथ में ही होता था। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार मैं देख रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ आने के बाद माफियाओं की एकदम रीढ़ टूट गई। जो पिलर थे उत्तर प्रदेश के वो ढह गए। मैं आप नाम कहिए जी।
दूसरी बात कि अभी मैं बड़ा एक निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं कि विपक्ष बहुत प्रसन्न है, अच्छी बात है। जनता भी थोड़ा टेस्ट बदलना चाहती है, क्योंकि जो सत्ता में आता है जनता को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर पाता है। जब जनता पूर्ण संतुष्ट नहीं होती है तभी जनता सत्ताधारी दल को बदलने का प्रयास करती है। लेकिन सुनील तो जी, मेरा एक जनता ने, आपने कहा जी। जनता नया बदलाव चाहती है, टेस्ट बदलना चाहती है, ठीक है, आपकी बात से एग्री करती हूँ। लेकिन जब सरकार आई थी 10 साल के बाद, कांग्रेस की सरकार के बाद जब भाजपा आई, तो कहीं ना कहीं जनता को उम्मीद थी, जनता ने 5 साल दिए, चलो ठीक है 5 साल में सरकार को समझना, सरकार जनता की चीजों को समझ रही थी। उसके बाद जब दोबारा मौका भी दिया गया, लेकिन जनता की तरफ से तो वो हमेशा एक तरीके से कहा जाए कि खरी नहीं उतरी ना सरकार। देखिए रचना जी, मैं इस बात से आपकी सहमत नहीं हूँ कि जिस सरकार की एक सबसे बड़ी कमी रही वो मेरे हिसाब से इस सरकार ने मीडियम क्लास पे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ना उनको टैक्स में कोई सुविधा दी गई, न बच्चों के शैक्षणिक क्षेत्र में कोई सुविधा दी गई। कोरोना के बाद जिस तरह से मीडियम क्लास की रीढ़ इस देश में टूटी, उससे मीडियम क्लास भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं नाराज नजर आता है। जो लघु लोग हैं, छोटे लोग हैं, उन्हें तो बहुत राशन मिल रहा है, विपक्ष उसका भी विरोध कर रहा है। अग्निवीर की आप चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, परमानेंट अस्थायी नहीं है, लेकिन कम से कम एक व्यक्ति को शारीरिक रूप से वो स्वस्थ रहेगा, कुछ धन अर्जित करेगा, देश की जो उसके अंदर भावना जागृत होगी एक फौजी की। देखिए रत्ना जी, इस चीज को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गंभीरता से लेते हुए नियुक्त किया है, जिसको विपक्ष कह रहा अग्निवीर अग्निवीर। अगर आप स्वस्थ होंगे, पहली बात तो आप स्वस्थ रहे, स्वस्थ नहीं होंगे तो आपका चाहे पैसा हो चाहे जो हो सब बेकार है। जो हमारा फौजी बच्चा होगा, भाई होगा हमारा, वो पहली बात स्वस्थ होगा, दूसरी बात कि राष्ट्र के प्रति समर्पित होगा। कहीं उसकी व्यक्तिगत अगर जरूरत पड़ती है, किसी दंगे फसाद है कहीं भविष्य में जाकर के, तो अपने परिवार की पूर्ण रूप से सुरक्षा करने का उसको मौका मिलेगा और सुरक्षा करने का, नेतृत्व करने का उसको ज्ञान होगा। ये हमारा अपना आकलन है। इसलिए अग्निवीर की जो चर्चा लोग कर रहे हैं उस पर यही सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति अगर समाज में आएगा तो एक फौजी के हृदय में जो प्यार पैदा होता है इसके लिए हो सकता हो। जी सुनील जी, बिल्कुल आपकी बात समझ में आ रही है, लेकिन ये तो बार बार खुद युवाओं के द्वारा ही कहा जा रहा है कि अग्निवीर जो 4 साल के लिए किया गया, उसके बाद युवाओं का फ्यूचर क्या होगा? 4 साल के बाद उनको रिटायरमेंट दे दी जाएगी। अच्छा रत्ना जी, ये बताइए हमें, जो संविदा, रत्ना जी एक सेकंड में आपको और दूंगा, जो संविदा पे लोग रख करके सेवा प्रदाताओं द्वारा कार्य कराया जा रहा है, ये परंपरा एक ऐसी आ गई है कि वहां अग्निवीर में तो कम से कम हमारे बच्चे को कुछ मिलेगा। सेवा प्रदाता के माध्यम जो भर्तियां हो रही है, परंपरा चल गई हर सरकार में, कोई इसी सरकार में। बिल्कुल 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 की बात रखना चाहता हूँ। एक मिनट मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ जी, एक मिनट मैं आप बीच में नहीं बोला हूँ। अब ये एक परंपरा चल गई है, सेवा प्रदाता के माध्यम से आप भर्ती कर लीजिए, उसके बाद में वो 40 साल 35 साल के बाद बच्चे या व्यक्ति कहाँ जाएगा, उसके लिए तक तो कोई पेंशन है न कोई फंड है। जब मर्जी आए उसको निकाल के आप बाहर कर दीजिए। और जो हमारे हेलो जी हेलो हमारे जो भाजपा प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, मैं बड़ा दावे के साथ कह रहा हूं कि इस भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में जो भी नियुक्तियां सेवा प्रदाताओं द्वारा की जा रही हैं उसमें इतना भ्रष्टाचार है। कराइए सीबीआई जांच, देखिए सेवा प्रदाता कितने पकड़ में आते हैं, कोई 2 लाख, कोई 1.5 लाख, कोई 50,000 ले भर्ती कर रहा है। ये बहुत ही गंभीर मामला है और योगी जी को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो सेवा प्रदाता इस तरह से नौकरी प्रदान कर रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, अधिकारियों का एक गठजोड़ हो गया सेवा प्रदाताओं का। जब सेवा प्रदाता टेंडर लेता है तो एक बात उसे स्पष्ट कर दी जाती है कि आप कर्मचारियों का वेतन देने के बाद हमसे पैसा लेंगे। ना ईपीएफ कट रहा, कई ऐसे सेवा प्रदाताओं में नाम बता दूं आपके चैनल पर जो जहां कर्मचारियों को फंड काटा जा रहा है और कंपनी पेमेंट ले रही है, कर्मचारियों को पेमेंट नहीं कर रही है। तो ये इस तरह की जो व्यवस्था लागू है, मैं भाजपा प्रवक्ता से कहना चाह रहा हूं कि एक बार अपनी पार्टी में इसको चर्चा करके देखिए। मैं गलत नहीं कर रहा हूं, ये भी एक परंपरा गलत है। उस अग्निवीर से तो ज्यादा खतरनाक ये है कि जो 30 साल 5 साल बर्बाद करेंगे बच्चे, वो कहां जाएंगे। अगर अग्निवीर की आप चर्चा कर रहे हैं तो आप परमानेंट नौकरी की बात कीजिए। काम बराबर का है, समान कार्य समान वेतन नहीं है। और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सेवा प्रदाताओं को पर डाली जाती है कि उनका भविष्य खतरे में है, कल रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। तो इस पर कोई भी चर्चा नहीं कर रहा है, क्योंकि
रत्ना जी, सब जानते मेरी सरकार आएगी, सिर्फ बताता हूँ माध्यम से काम कराएंगे। ठीक है सुनील जी, लेकिन बड़ा ही डिप्लोमेटिक आंसर दिया है आपने, बहुत अच्छे से तोड़ मरोड़ के चीजें आपने बताई। खैर इसी पर हम राजीव जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राजीव जी, जिस तरीके से कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार काफी ज्यादा है, अग्निवीर को लेकर के भी कहा गया कि जिस तरीके से जो 4 साल का कार्यकाल रहेगा उसके बाद युवाओं के भविष्य का क्या है, क्योंकि पहले से ही विपक्ष ये कहता है कि युवाओं को भटकाने के लिए तो बीजेपी वैसे ही बैठी हुई है। पहले वो वैकेंसीज निकालती है, भर्तियां करवाने के नाम पर युवाओं को तैयारियों में इन्वॉल्व कर देती है, और जब पेपर देने के दिन आते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं। तो ये क्या है राजीव जी? देखिए रत्ना जी, सबसे बड़ी चीज कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए कई प्लेटफॉर्म, कई चीज शिकायत प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। अगर उसके बाद ऐसे आरोप लगते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं, मैं आपकी बातों को काट लूंगा नहीं, लेकिन शायद हो सकता है कि पूर्ण जानकारी का अभाव हो। लेकिन भैया अगर आप कहिए ना, मैं वीडियो दे सकता हूँ आपको भर्तियों का। मैं पत्रकार हूँ, भगवान बात नहीं करता हूँ। हमारी सरकार हम आपकी सरकार पर, मैं भाजपा पर बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो परंपरा चली है, मैं सारी सरकारों बात कर रहा हूँ कि सेवा प्रदाताओं को कोई चर्चा नहीं कर रहा कि सेवा प्रदाताओं से भविष्य बच्चों बर्बाद हो रहा, नहीं बर्बाद हो रहा है, क्योंकि यहाँ भर्तियां लाखों में है, अग्निवीर में उतनी भर्तियां नहीं है। और अग्निवीर जो लोग चर्चा करते हैं वो कम से कम फौजी बन के आएंगे, राष्ट्र प्रेम उनके अंदर रहेगा, अपना स्वस्थ रहेंगे, जरूरत पड़ेगी समाज के काम आएंगे। इजराइल हम देखिए, वहां का हर नागरिक फौजी है। तो मैं ये नहीं कह, लेकिन जो आप कह रहे हैं सेवा प्रदाताओं की नियुक्तियों में व्यापक भ्रष्टाचार है, अगर मुख्यमंत्री जी ध्यान देंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। सुमन जी, सबसे पहले साक्ष्य का अभाव होता है। ऐसी स्थितियां जब आती हैं और शिकायतकर्ता से जब मांगा जाता है साक्ष्य, तो वो कहीं ना कहीं ये कहता है कि संभव नहीं है, सीधी सी बात होती है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी सरकार, बड़े भाई सुनील जी, क्या ही कर सकती है। ऐसी स्थितियां उत्पन्न होने के बाद आपको मैं शिकायत करता हूं कि बड़े भाई सुनील जी सेवा प्रदाता है और ऐसे उनके कारगुजारी है, लेकिन मेरे पास अगर कोई साक्ष्य ना हो, अगर हो भी तो मैं प्रस्तुत न कर पाऊं, तो इसमें सरकार का दोष कहां तक दिया जा सकता है? ठीक है राजीव, देखिए ये सबसे बड़ी मूल चीज है। नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए किसी सरकार के लिए, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे यहाँ सरकारों में सिर्फ नियुक्तियां ही नहीं, कभी सरकारें कहा करती थी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी कहा करते थे, बड़े काबिल प्रधानमंत्री रहे, मैं मानता हूँ, लेकिन कभी वो भी कहा करते थे कि जब केंद्र से 10 रुपया चलता है तो 1 रुपया लाभार्थी को मिलता है, 9 रुपया तो बीच में ही खत्म हो जाता है। उस समय सेवा प्रदाताओं के पास 9 रुपए जाते थे। उसके बाद हमारी सरकार ने जनधन खाते इसलिए खुलवाए कि ये जो 10 रुपए के 10 रुपए है, नहीं मैं 10 रुपया दे सका, अगर 8 रुपए भी देता हूं तो 8 रुपए सीधे उनके खाते में जाए, वो अपना कार्य करें। अब मैं आपसे बड़ा उससे कहना चाह रहा हूं भैया कि भी पंचायती राज विभाग का 700 करोड़ का घोटाला उत्तर प्रदेश के सोशल मीडिया पे घूम रहा है, और अटल राय जी जो वहां के निदेशक हैं उन्होंने जांच का आदेश किया है। 200 करोड़ घोटाला कृषि यंत्रों का कृषि विभाग का आज भी फाइलों में करा रहा, उसकी जांच हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में घोटाले नहीं हो रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स आपकी सरकार को एकदम बर्बाद करने की की तरह खाने में लग गए हैं। और देख लीजिएगा राजीव जी, ये ब्यूरोक्रेट्स ही, चंद ब्यूरोक्रेट्स हर सरकार को डुबाने का काम करते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो। चंद पंचम तल पर या लोग भवन बैठे हुए लोग भी सरकार को डुबाने का और अपनी अलमारी भरने काम करते हैं। पहली चीज कि हमारी सरकार नियंत्रणहीन नहीं है। हमारी सरकार का नेतृत्व तो ऐसा व्यक्ति करता है जिसके पास एक अच्छी योजना होती है, एक अच्छा अनुशासन होता है, और अगर जांच आज हो रही है तो यकीन मानिए वो जांच बड़ी पारदर्शी नहीं होगा भैया। 700 करोड़ घोटाला कृषि विभाग का अखिलेश जी की सरकार का आज भी फाइल में पड़ा है, और अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मनोज पांडे जी जो इनके कृषि मंत्री थे, उन्होंने ही लिखा मुख्यमंत्री को कि इसकी जांच कराई जाए। प्रमुख सचिव वित्त आनंद मिश्रा जी ने उस पर लिखा कि इसकी जांच कराना मेरे पास संभव नहीं, क्योंकि मेरे पास संसाधन नहीं है। ये 700 करोड़ से ऊपर का है, इसकी जांच सीबीआई या कोई गोपनीय संस्था से कराई जाए, आज भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो जो घोटाले हैं देखिए, हाँ कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये भ्रष्टाचार का घुन किसी सरकार मरने वाला नहीं है, कभी मोटा होगा कभी पतला होगा राजू जी। और आपकी भी सरकार, हमारी जो सरकार है वह चुनौतियों को स्वीकार करती है। हम किसी भी स्थिति में हमारे यहाँ भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं है। आप गलत बयान ये बर्दाश्त नहीं है। आप देखिए
स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि इस समय कभी सपा के हमारे नेता, अभी आप तो वहां भी रहे हैं, हमारे यहाँ भी रहे, बहुजन समाज, घुमंतु प्रवृत्ति है, उनको आत्मसंतुष्टि पूरे पृथ्वी घुमंतु व्यक्ति हैं, घुमंतु राजनीति कही उनको राजीव जी, सुनील जी, एक मिनट, उनकी बेटी उनके गलत बयानों की वजह से कहीं ना कहीं उनकी बेटी का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट के आश्वस्त किया कि कोई भी हो, हमारे लिए व्यक्ति बड़ा नहीं है। सनातन किसी भी धर्म पे चोट करना कि किसी राजनीतिक दल के लिए अच्छी बात नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो चाहे बसपा हो। बड़ा है, हमारे लिए धर्म बड़ा है और हमारे लिए व्यक्ति बड़ा नहीं है। ठीक है राजीव जी, ठीक है राजीव जी, ठीक है। सुनील जी एक मिनट, हमारे साथ हमारे बाकी भी प्रवक्ता हैं। राघव जी, आपको हमारी आवाज आ रही है तो जवाब दीजिएगा। राघव जी। एक मैं भी बैठा हूं बहन जी। राघव जी, तो आपने दोनों ही प्रवक्ताओं की बात सुनी है और आपको क्या लगता है ये जो बार बार इसमें काफी कुछ इन्होंने बताया है, चाहे वो अग्निवीर भर्ती को लेकर के हो, चाहे उन्होंने जो ब्यूरोक्रेट्स को लेकर के भाजपा पर बात की गई है कि इनकी सरकार में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। राघव जी, मेरा भी ध्यान रखिएगा। राघव जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मुझे बुलवा दीजिए बहन। ठीक है यामिन जी, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कुछ नेटवर्क इशू है राघव जी के साथ। यामिन जी। जी। देखिए, मैं बड़े धैर्य से अपने महान प्रवक्ताओं की बात सुन रहा था और बड़ी अच्छी बात है उनका। मैं तो हर डिबेट से कुछ ना कुछ सीख लेता हूँ। मैं एक बात बता दूं अपने प्रवक्ता महोदय को कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी लड़ रहे थे या मुख्यमंत्री जी लड़ रहे थे कोरोना काल से, तो पूरे देश के अंदर जो अन्य सरकारें थी वो भी लड़ रही थी। हमने तो वो दौर भी देखा था कि लोग जो है अगर स्टेशनों पर टिकटों की या रेल की व्यवस्था करते थे तो रद्द कर दी जाती थी। कोई भाजपा से अलग सरकारें अगर बसें देती थी उनको अपने निवास तक पहुंचाने के लिए तो उनमें मुकदमे लिखे जा रहे थे और बसों को अनुमति नहीं दी थी राजस्थान सरकार ने। और अजय कुमार लल्लू जी, प्रदीप माथुर जी और विवेक बंसल जी फतेहपुर सीकरी पे गिरफ्तार हुए, उसमें मैं भी था और हम पर मुकदमे लगे, जो अभी 2024 में ही हम उसमें जो है लॉकडाउन के मुकदमे में भरे हुए कि हमने लॉकडाउन तोड़ा था। मैंने वो दौर भी देखा और लाठियां भी खाई थी। लोगों ने, सोनू सूद ने जिस तरीके से मदद की, तो ये देश के हर नागरिक ने देश के साथ मिलकर काम किया। ये नहीं कह सकते कि भाजपा अकेली लड़ी। हाँ, भाजपा ने एक काम अच्छा किया था कि जो पीएम फंड की घोषणा की थी उसमें 20,000 करोड़ रुपया पीएम फंड में आया था। वो सारा रुपया मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने में, इमरती देवी और 14 विधायकों को खरीदने में लगा करके सरकार बनाई थी। वो एक सफलता मिली थी। लॉकडाउन के बीच की फरवरी से लेके मार्च तक उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़ के मां की सरकार चुनी हुई को गिरा दिया था। 20,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया था। एक बात और कही थी हमारे किसी भी प्रवक्ता महोदय ने कि जो 50 मुस्लिम या बामन लड़के या लड़कियां जो हैं IAS IPS में सिलेक्शन हुआ तो ये उनकी योग्यता पे हुआ है। आप ये ना कहिए कि मोदी जी की श्रेय या भाजपा के श्रेय से हुआ है। आज कोई भी दलित इसलिए कहूंगा मान्यवर कि उनको इस लायक बनाया गया कि आज हमारे प्रशासनिक सेवा में हमारे साथ कंधा कंधा मिला खड़े हुए हैं। इससे पहले सरकार ने आप जूनियर डिवीजन में देखिए किस तरीके से मुसलमान, दलित, ब्राह्मण, हर जाति के लोग जो है बच्चा पढ़ रहा है। आज का बच्चा इधर उधर घूम करके नहीं, पढ़ करके अपने जो है इंटरव्यू दे करके अपनी पढ़ाई को पूरा करके और वो अपनी काबिलियत के बल पर आज जो है सिलेक्शन करा रहा है। वरना पढ़ने वाले तो बहुत हैं, लेकिन जो उसका नसीब है, उसके भाग्य में ईश्वर ने लिखा है कि जज बनेगा, कि DM बनेगा, कि SSP बनेगा या तू नेता बनेगा। तो इसलिए किसी सरकार को श्रेय नहीं जा सकता। अगर ऐसे श्रेय दोगे तो जो सरकारें आती हैं उसमें जो लोक सेवा आयोग भर्ती करता है तो फिर वो करते हैं। कोई एहसान नहीं किसी के ऊपर, सरकार का जो काम है वो कर रही है। मैंने दोनों बातें कोरोना काल में, और रही इसकी कि सरकार के साथ विपक्ष नहीं खड़ा होता, ये कहना गलत है। क्या जिस वक्त पुलवामा कांड हुआ सारी सभाएं लोगों ने रद्द करी कि नहीं करी? मोदी जी की सभा पश्चिम बंगाल में रद्द नहीं हुई थी। फिर कोरोना काल में की बात बता दी मैंने, पुलवामा की बता दी। सुन लीजिए जरा धैर्य, मैं किस तरीके से धैर्य से सुनता हूँ हर प्रवक्ता की बात हर डिबेट के अंदर। पता नहीं बीच में क्यों मेरे बड़े भाई बोलते हैं, मैं तो आपसे सीख रहा हूँ। ठीक है राजीव जी, देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि और भी कश्मीर का भी मुद्दा रहा, पुलवामा भी मुद्दा रहा, हेमराज का सर का मुद्दा रहा, तमाम ऐसे मुद्दे रहे इस देश में। अब आप बीच में बोलने नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूं जब भी देश की कोई बात आती है हर विपक्ष का कर्तव्य होता है कि वो सरकार के साथ खड़ा हो, और जो होता रहा है और होता रहेगा। आप किसी को जो है इस बात में गलत नहीं ठहरा सकते, और जो गलत करता है वो गलत है, जनता देख लेती है। 5 साल बाद उसका जवाब उसको खुद अपने मत का प्रयोग करके दे देती है।
ठीक है, ठीक है। अब सुनील जी आप अपनी बात रखिए। देखिए, हमारे मित्र कह रहे थे रत्ना जी, एक माहौल होता है, बच्चों को किस माहौल में हम रखें हमारे बच्चे वैसे निकलते हैं। एक कहावत है, गांव में आवा होता है, आवा में जैसी मिट्टी जाती है वैसे बर्तन बनते हैं। अगर हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम देंगे, मदरसों से हटाकर कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे तो इंग्लिश बोलेंगे, संस्कृत विद्यालय में पढ़ाएंगे संस्कृत बोलेंगे, मदरसों में पढ़ाएंगे तो उर्दू अरबी फारसी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? मेरे भाई को पूछना चाह रहा हूं। इस सरकार ने इतना ज्यादा शैक्षणिक सहयोग किया कि 53 बच्चे हमारे आज प्रशासनिक अधिकारी बन गए हैं। किसी सरकार में आज तक आप बता दीजिए, मुझे भी 25, 30, 35 साल हो गया पत्रकारिता के जीवन में, 53 मुस्लिम बच्चे हमारे हुए, बताइए हमको, आप किसी भी बता दीजिए हमको। ऐसा नहीं है कि मित्र, मैंने इस देश के मुसलमानों को बहुत नजदीक से देखा, अपने भाइयों को पंचर की दुकानों पर और कल कारखानों में। आज आप मुझे गुमराह करने की बात नहीं, आज हमारा मुस्लिम भाई कम से कम शिक्षित होगा तो अब्दुल कलाम बनेगा, हाफिज सईद नहीं बनेगा, अशफाक उल्लाह खां बनेगा। अगर वो पढ़ा लिखा शैक्षिक होगा, देश के प्रति प्रेम होगा, बुद्धि युक्त होगा, उसको हाफिज सईद हम नहीं बना पाएंगे, वो अब्दुल कलाम ही बनेगा अगर जाके बनेगा देश के लिए। लगता है आप हिंदू मुस्लिम की बात करके दिमाग भटकाने का काम कर देते हैं। आप अच्छी हिंदू मुसलमान बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने भाइयों बात कर। मेरे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक समान है। हम राजनीतिक नहीं है कि हमको मुसलमानों को चाहिए। हमको उतनी पीड़ा होती है जब किसी मुसलमान चोट होता है तो उतनी पीड़ा हमको होती है, किसी सिख को चोट होता है तो मुझे व्यक्तिगत पीड़ा होती है, हिंदू को होता है तो मुझे पीड़ा होती है। मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ, हर व्यक्ति मानता हूँ। मुझे ये हिंदू मुसलमान ले लिया, लेकिन मैं जरूर कह रहा हूं कि शैक्षणिक माहौल हमारे मुस्लिम बच्चों को मिला, देश का नाम रोशन किया, 53 बच्चे हमारे आईएएस बने। मैं दावे के साथ कह रहा हूं और मुझे इस पर गर्व है कि हम, भगवान करे, अल्लाह करे कि इस देश में अब्दुल कलाम जैसे लोग पैदा हों कि जो हमारे पड़ोसी हिंदू मुसलमान कर करके हम लोग लड़ाना चाह रहे हैं, उनकी नीयत खत्म हो जाए इस तरह की। मैं हिंदू मुसलमान बात नहीं कर रहा हूं, मैं राजनीतिक नहीं हूँ। ठीक है सुनील जी, बिल्कुल सही बात। एक बार रत्ना जी, जी राजीव जी, एक मिनट। रत्ना जी, यास्मीन जी ने कहा कि अच्छे विपक्ष का काम वही है जो सत्ता के साथ जब देश की बात हो तो खड़े रहे। बड़ी अच्छी बात कही आपने, मैं इसका आपका सम्मान करता हूं। ऐसी विचारधारा अब प्रत्येक देश में होनी चाहिए, पूरे विश्व में होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मंच पे जब खड़े होकर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास भी एटम हथियार है, आप कैसे खत्म कर देंगे 370? क्यों 370 देश का तकादा नहीं है? कैसे खत्म कर देंगे? हमारे सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना से सबूत मांगे जाते हैं, तो ये क्या ये मजबूत विपक्ष का कार्य है? जब कोलकाता, पश्चिम बंगाल में ऐसी घटनाएं होती हैं जहां सरेआम बहन बेटियों के कपड़े खींच दिए जाते हैं, तो आप मणिपुर की बात लेके जाते हैं। क्या कोलकाता की बारी जब आती है तो आप अंधे क्यों हो जाते हैं? आपके जुबान बंद क्यों हो जाते हैं? आपके खाली चर्चा नहीं करते हैं श्रीमान जी? क्या ये विपक्ष का धर्म है? देखिए, विपक्ष ने अपनी भूमिका सदन के अंदर बखूबी निभाई है। मणिपुर में जो हुआ, प्रधानमंत्री जी के मुंह से ये नहीं निकला कि ये क्या हो रहा है, सैनिक की पत्नी को अवस्था में घुमाया गया। में हुआ, उसके भी बोल दीजिए मेरे भाई। दुश्मन का नाम लिया, आप उसका नाम ना लिया करें। उसने जो किया है उसका परिणाम भुगत रहा है, वहां की जनता उसको दे रही है। आज किस श्रीमान जी, मंच से आप ही ने कहते हैं कि उनके पास एटम बम है, हम तो कहते नहीं है। आप ही ये बात कहते हैं कि उनके पास एटम बम है। आप अपने ही देश के लोगों को डरा रहे हैं। आप किसका फेवर कर रहे हैं? आप तो ये तो क्लियर करें। दूसरी चीज, मैं तो वही कह रहा हूं, मणिपुर में तो केंद्रीय दल गया, राज्य के बाहर जांच बैठाई गई, गिरफ्तारियां भी कराई गई, लेकिन संदेश खाली और पूरे पश्चिम बंगाल में जो घटनाएं होती है, बांग्लादेशी लोगों को प्रश्रय दिला के, वोटर बना के, उसके बारी में जब आपके जुबान क्यों चुप हो जाते हैं श्रीमान जी? वहां आप बोलने की जहमत क्यों नहीं उठा पाते हैं? ममता दीदी से आप क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते हैं? जब अधीर रंजन क्वेश्चन पूछते हैं तो वहां उनको चुप कराया जाता है। यामीन जी, आपका जवाब। ठीक है, कुछ नेटवर्क के इशू के चलते यामीन जी से भी हमारी बात नहीं हो पा रही है,
तो डिबेट का वक्त यहीं खत्म होता है। आप चारों पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और मुद्दे की चर्चा पे बात करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि जिस तरीके से पूर्वांचल में ये गर्मा गर्मी चल रही है और अब ये बार बार ऐसे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर जातिवाद हावी हो गया है, जिसके चलते बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे कहीं ना कहीं छुप गए हैं। लेकिन सत्ता पक्ष का ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई तमाम मुद्दों को लेकर के पिछले 10 सालों में काम किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि 6 दौर के चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अब अंतिम चरण का लोकसभा चुनाव 1 जून को होना है। 1 जून को होने वाले मतदान से पहले भाजपा आला कमान पूरी तरह से अपनी ताकत को झोंक रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 राज्यों में 3 चुनावी रैलियां और 1 रोड शो कर रहे हैं लगातार। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 3 जनसभाओं को एक साथ संबोधित कर रहे हैं। वहीं विपक्षी महागठबंधन में भी अलग से उत्साह देखने को मिल रहा है। हर पार्टी अपनी जी तोड़ कोशिश कर रही है और जैसे जैसे अब ये चुनाव खत्म होने की कगार पर है, वैसे वैसे अब उत्साह बढ़ता जा रहा है। और बढ़े भी क्यों ना, आखिर 4 जून को इस देश के लोगों को प्रधानमंत्री के चेहरे का जो इंतजार है। फिलहाल मुद्दे की चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।